चलिए, तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो पिछला वीडियो जितना भी आपके पास पहुंचा था, उन सारे वीडियो में आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जितना भी बात था वो सारा कुछ आपका खत्म हो चुका था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और वो जो आपका न्यू चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी एक छोटा चैप्टर है जो बहुत कम समय में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में आपका क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आता है। तो केमिकल रिएक्शन से मात्र आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कभी-कभार, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या बात। तो सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में हम लोग की केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, साथ-साथ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसी कोई भी अगर बैलेंस अनबैलेंस अगर केमिकल इक्वेशन आपके पास है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, या कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम लोग पहचानेंगे कि कैसे कि वो आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस में है कि अनबैलेंस में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन का टाइप, कि केमिकल रिएक्शन का कितने तरह का टाइप होता है, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे आपका वैलेंसी के बारे में। इसके बाद हम लोग रेंसिडिटी को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कोरोजन को पढ़ेंगे, और इतना पढ़ने के बाद कोरोजन आपका पढ़ने के बाद पूरी तरह से आपका जो एक चैप्टर होगा वो क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना टॉपिक हमको इस केमिकल रिएक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, तो पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी को। तो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी में सबसे पहला बात है कि आखिर हम लोग केमिकल रिएक्शन बार-बार बोल रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन आखिर कहते किसको है? क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पे हम आपको डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर सबस्टेंस रिएक्ट एंड फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं, वैसा प्रोसेस, वैसा प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद एक नया सबस्टेंस का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और वो जो पदार्थ में जो गुण होना चाहिए, यानी जो तीसरा ही पदार्थ बना, वो तीसरा पदार्थ में एक अलग तरह का एक नया गुण होना चाहिए, तब उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद एक नए गुणों के साथ एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका एग्जाम्पल में कि जैसे मान लो कि भाई मेरे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, आपके पास कार्बन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन है। अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो एक नया सबस्टेंस बनेगा, और जिसका नाम आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब यहाँ पे पहला चीज है, यहाँ पे दूसरा सबस्टेंस, और आपका बना क्या यहाँ पे तीसरा। अब देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड में न तो कार्बन का गुण होगा, नहीं तो ऑक्सीजन वाला, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, एक अलग तरह का गुण आपका पाया जाएगा, ठीक है। यानी जब एक नए गुणों के साथ आपका फॉर्मेशन होता है कोई भी सबस्टेंस का, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपका केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टेंट के बारे में कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट का डिफिनेशन है कि दो सबस्टेंस व्हिच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसा कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखे हुए कि कार्बन और ऑक्सीजन को आप अगर मिलाओगे भाई मेरे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो किसको किसको हम लोग मिला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी ये दोनों को मिलाने से, यानी ये दोनों भाग ले रहा है, तब एक नया पदार्थ बन रहा है। और जो सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उसी सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट आपका हो जाएगा। क्या होगा भाई मेरे, रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो आराम से बता देना कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, तो जैसे देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो एक नया सबस्टेंस बन रहा है, ठीक है। और जब
जब दो सबस्टांस को मिलाते हैं और जो नया सबस्टांस आपका बना वही नया सबस्टांस आपका क्या कहलाएगा, तो प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई मेरे, प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो सबस्टांस विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी वैसा सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका क्या होता है, बनता है। जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन के मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। या दूसरा चीज को आप अगर मिलाते हो तो आप नई चीज जो भी बनता है आपका, तो उस नई चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्ट बोलते हैं। और रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो जो आपको भाग लेता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन है भाई मेरे, जैसे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों में सिर्फ नाम मात्र की अंतर है। अंतर क्या है कि केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली नाम लिखा जाता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन केमिकल इक्वेशन में कार्बन का सिंबल लेंगे, ऑक्सीजन का सिंबल लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल लेंगे, ठीक है। यानी केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होगा, तो जब हम केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तब वही केमिकल रिएक्शन आपका क्या कहलाने लगता है, केमिकल इक्वेशन कहलाने लगता है। जैसे कार्बन यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है एकदम फुल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है ओनली, यानी सिंबल रूप दिया हुआ है। यानी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन कितने तरह का होता है। तो केमिकल इक्वेशन आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का भाई मेरे, दो तरह का। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे, जब इतना बात हम लोग पढ़ लिए कि केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन आपका क्या होता है, इतना बात जब हम लोग पढ़ लिए, तब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन आपका कितने तरह का होता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन कितने तरह का होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन आपका दो तरह के होते हैं, मेनली दो रूप से आपका होता है। कौन कौन, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, या कैसे हम लोग पहचाने हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, इन सारे बातों को, या अगर आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गया तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, उसका रूल आपका क्या है, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। आखिर कैसे हम लोग जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका हिंदी क्या है भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, तो those type of chemical equation in which number of atoms in reactant is equal to number of product called balanced chemical equation। जैसा कि रिएक्टेंट की तरफ जितना आपका एटम होगा उतना ही अगर एटम अगर प्रोडक्ट की साइड भी अगर हो जाए, तब वही एटम की इक्वल संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए, तो रिएक्टेंट की तरफ कितना एटम है और प्रोडक्ट की तरफ कितना एटम है। तो रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन का 4 एटम है, इधर प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन का 4 एटम है, और रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन का 2 है और प्रोडक्ट की तरफ भी ऑक्सीजन कितना आपका 2 है। यानी जब रिएक्टेंट की तरफ जितना एटम हो और उतना ही एटम अगर प्रोडक्ट की साइड भी हो जाए, तब वही को हम लोग क्या बोल देंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक संतुलित समीकरण। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो those type of chemical equation in which number of atoms in reactant is not equal to the product called unbalanced chemical equation। यानी वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट की तरफ आपका जो एटम होगा उतना एटम प्रोडक्ट की साइड अगर ना हो, तब उसको लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2, यहाँ पे देखिए तो क्या बना H2O। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन तो 2 एटम है प्रोडक्ट के साइड, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है। यानी जितना रिएक्टेंट के तरफ एटम है ऑक्सीजन का, उतना एटम प्रोडक्ट के साइड आपका है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन 1 है, यानी दोनों तरफ एटम आपका बराबर
नहीं है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और अगर दोनों साइड अगर बराबर हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि बताओ तो ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि रिएक्टेंट की तरफ काउंट करना है एटम, और फिर इसके बाद प्रोडक्ट की तरफ काउंट करना है, देखना है कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर हो गया तो आपका बैलेंस होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो अनबैलेंस होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई आपको दे दिया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बोले कि इसको बैलेंस करो। ठीक है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन, केमिस्ट्री में कोई भी इक्वेशन जो होता है वो कभी भी अनबैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा वो बैलेंस में ही रहते हैं। ठीक है, तो आखिर बैलेंस करेंगे कैसे हम लोग, तो उसका रूल रेगुलेशन समझते हैं कि आखिर बैलेंस करने का क्या क्या रूल है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को, यानी कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को, यानी कोई भी अनबैलेंस अगर केमिकल इक्वेशन है तो हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि एक लॉ होता है, और जिसको हम लोग अभी पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में, और उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस किसके लिए करते हैं, तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए, यानी वो लॉ का क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दिया तो बैलेंस करने का कितना रूल है। तो कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मुख्य रूप से दो रूल आपका है। कितना रूल है, दो रूल। पहला आपका है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा आपका है अलजेब्रिक मेथड। दूसरा आपका क्या है, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कैसे कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे दिया है जैसे कि मान लो कि H2 + O2 H2। ठीक है, आपको पहले बताना है कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो पहले सब कोई बता देगा कि देखिए इधर हाइड्रोजन तो दो है, हाइड्रोजन इधर दो है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है, इधर ऑक्सीजन एक है, इसलिए अनबैलेंस है, हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कैसे बैलेंस करते हैं, इस बात को समझो। हाइड्रोजन इधर दो है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन से को कोई लेना देना नहीं है, लेना देना उससे है जो अनबैलेंस है, जो बराबर नहीं है। तो बराबर कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन बराबर नहीं है, ऑक्सीजन इधर दो है, ऑक्सीजन इधर कितना है, एक है। तो अब हमको किसी भी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन को कितना कर देना है, दो कर देना है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दो नहीं बैठा देना है। दो कैसे बैठेगा, तो दो बैठेगा यहाँ पर, क्या बैठेगा भाई मेरे यहाँ पे। तब देखिए दो से हमको इसमें भी गुना करेंगे, दो इसमें भी गुना करेंगे। ठीक है, तो दो आपका हो गया। ठीक है, यानी दो आपका ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के बराबर करने के चक्कर में हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ, यानी अनबैलेंस हो गया, इक्वल नहीं हुआ। जो पहले से इक्वल था अब क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, क्योंकि पहले से हाइड्रोजन इधर दो था, हाइड्रोजन दो था, तो हम लोग बैलेंस था आपका। लेकिन ऑक्सीजन दो था, इधर ऑक्सीजन दो करने के चक्कर में हाइड्रोजन क्या हो गया, चार हो गया। तब किसी भी तरह से हाइड्रोजन को बराबर करना पड़ेगा हम लोग को। तो हाइड्रोजन को बराबर करना है, तो इधर दो है, ये है दो और कर दो। तो अब ये आपको देखिए बैलेंस सबका हो गया, दो, चार हाइड्रोजन इधर, चार हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। इसी को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बैठा रहे हैं, यहाँ पे दो बैठाओ, यहाँ पे दो बैठाओ। और हम लोग अलजेब्रिक मेथड में क्या करेंगे, हम लोग को पता अपने आप चल जाएगा कि यहाँ पे दो बैठाना है कि तीन बैठाना है कि चार बैठाना है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा देरी के लिए आपका छोटा छोटा इक्वेशन अगर केमिकल इक्वेशन रहेगा तो उसको आप बना लोगे, लेकिन अगर बड़ा बड़ा केमिकल इक्वेशन रहेगा तो उसमें आपको पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे एक बैठा है कि तीन बैठा है कि चार बैठा है। ठीक है, इसीलिए अलजेब्रिक मेथड आपको बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड के बारे में कि अलजेब्रिक मेथड आपका क्या होता है। ठीक है, कैसे हम लोग अलजेब्रिक मेथड को, अलजेब्रिक मेथड के द्वारा हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम लोग समझ गए थे कि हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा डायरेक्टली हम लोग नंबर को पुट करते हैं वहां पे और बिठा देते हैं।
लेकिन अलजेब्रिक मेथड में ऐसा नहीं होता। अलजेब्रिक मेथड में आपको कुछ मैथ का पार्ट होता है, मैथ के द्वारा आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे कि अगर कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका है तो आपका अलजेब्रिक मेथड से कैसे बैलेंस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जितना भी आपको एलिमेंट आपको नजर आ रहा है उसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे H2 को हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे और इसको z मान लेंगे, ठीक है। चलिए इतना बात हम लोग समझ गए। तब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे H2 को क्या माने हैं, x माने हैं, यानी हाइड्रोजन x माना गया है। और हाइड्रोजन इधर है क्या गो, दो गो, एक हाइड्रोजन का एक x, तो दो हाइड्रोजन का x हो गया 2x। चलिए अब उस साइड चलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन आपका क्या है, तो प्रोडक्ट के साइड आपका ये पूरा का नाम कौन सी है, जेड है, तो हाइड्रोजन का भी नाम जेड ही होगा, यानी एक हाइड्रोजन का नाम एक जेड, तो दो हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, दो जेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें आते हैं वाई में। वाई किसका नाम है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वाई नाम है, कै गो वाई है, तो दो गो है, तो 2y आपका हो गया। इसके बाद उधर साइड चलते हैं, इस साइड में H2O का नाम जेड है, और H2O में O भी आपका जेड में ही आता है ना, और है क्या गो जेड, सॉरी वो ऑक्सीजन क्या गो है, तो एक गो है, यानी एक जेड आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी जेड इधर हाइड्रोजन का भी नाम है और ऑक्सीजन का भी नाम है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है कि जो दोनों में शामिल हो उसको आपको एक मान लेना है, जो दोनों में शामिल उसको आपको क्या मानना है, एक मानना है। तो देखिए तो जेड आपको दोनों में शामिल नजर आ रहा है, यहाँ भी जेड नजर आ रहा है, यहाँ भी जेड नजर आ रहा है, तो हम जेड को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो 2x बराबर जेड की जगह पर आपको 1 बैठाना है, तो 2 गुने 1 यानी कितना हो गया, तो 2x बराबर 2, तो x का मान आपका कितना हो गया, तो 2/2 यानी कट के कितना आ गया 1, x का मान आपको 1 आ गया। इसके बाद हम लोग दूसरा इक्वेशन से आते हैं, तो दूसरा इक्वेशन आपका 2y बराबर z है, तो 2y बराबर z का मान कितना है 1, तो y का मान आपका कितना हो गया 1/2, y का मान कितना गया भाई मेरे 1/2, x का मान आपका कितना आ गया 1 आ गया था, और z का तो मान हम लोग पता कर ही लिए थे पहले से ही, अपने से मान लिए थे कितना 1, ठीक है। यानी z का मान 1, x का मान 1 और y का मान कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। चलिए बैठाइए सारा को, x के जगह पर हमको कितना बैठाना है 1 बैठाना है, y की जगह पर आपको कितना बैठाना है 1/2 बैठाना है। यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं आपको, चलिए H2 प्लस O2 H2O, चलिए यहाँ पे 1 बैठा दिए, यहाँ पे 1/2, इसके बाद यहाँ पे x z है ना, तो z की जगह पर आपको कितना बैठाना है, z की जगह पर 1 माना है तो 1 बैठा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी एटम फ्रैक्शन में नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो आपका है वो 1/2 है, 1/2 कभी भी ऑक्सीजन होता है, हाफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कभी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। यानी आपको क्या कर देना, तो फ्रैक्शन को हटाना है, तो फ्रैक्शन हटाएंगे हम कैसे, आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 2 को हटाना है यानी 2 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 2s2 हो गया आपका, 2 से का में 2 में गुना करेगा तो ये कट के जाएगा आपका 1O2 हो गया, और ये 2 से में गुना करेगा तो 2s2, देखिए आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। यानी किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस अलजेब्रिक मेथड के द्वारा कैसे करते हैं, यहाँ पर हम आपको